हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट्स लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर 17 द चार्ज। ये दिया है सेक्शन 211 से लेके 224 में। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं चार्ज को लेकर। पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ चार्ज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेमिंग चार्ज। दूसरा हम लोग समझेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ फ्रेमिंग अ वैलिड चार्ज। इसमें हम लोग देखेंगे सेक्शन 211 से 214 में क्या दिया हुआ है। इसमें हम लोग समझेंगे कंटेंट्स ऑफ चार्ज, पर्टिकुलर्स एज टू डेट एंड टाइम एंड मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। फिर हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ एरर क्या होता है। इसमें हम लोग समझेंगे 215 रेड विद सेक्शन 464। फिर समझेंगे ऑल्टरेशन और एडिशन ऑफ चार्ज जो दिया हुआ है 216 एंड 17 में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जॉइंडर ऑफ चार्ज जो कि दिया हुआ है 218 से लेके 224 में। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेमिंग चार्ज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट बिहाइंड फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 2B में चार्ज को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2B में लिखा है कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज When the charge contains more heads than one। तो इस डेफिनेशन को पढ़कर कुछ पता नहीं चलता है कि चार्ज का मतलब क्या होता है। 2B में जो चीज़ डिफाइन करी गई है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये बताता है कि चार्ज क्या इंक्लूड करता है एंड दिस डज नॉट डिफाइन व्हाट चार्ज एक्चुअली मीन्स। तो सेक्शन 2B ये बस एक इंक्लूसिव डेफिनेशन ये डिफाइन नहीं करती है, डेफिनेशन इसकी नहीं दी हुई है, उससे नहीं पता चलता कि क्या मीनिंग है। मीनिंग समझते हैं हम लोग चार्ज का। चार्ज इज प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट द पर्सन। तो जो भी पर्सन ही इज एलिज्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस उसके खिलाफ प्रिसाइज ढंग से क्लियरली हम लोग एक्यूजेशन लेवल कर रहे हैं कि किस ऑफेंस के अंतर्गत उसको चार्ज किया जा रहा है, किस ऑफेंस के अंदर उसका ट्रायल प्रोसीड होगा, कि अक्यूज को इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो अपना केस उसी तरह से प्रिपेयर करे। तो इट इज़ अ प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट द पर्सन ऑफ एन ऑफेंस alleged to have been committed by him। तो भी लोग एलेज कर रहे हैं कि उसने ये वाली ऑफेंस करी है और उसी का प्रिसाइज फॉर्मुलेशन हम लोग चार्ज के तौर पे उसको दिखाते हैं। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ चार्ज। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पर्पस है कि हम लोग चार्ज बना रहे हैं। तो बहुत सिंपल है कि वी आर गिविंग अ नोटिस और इंटीमेशन टू द अक्यूज पर्सन। जो अक्यूज्ड है जिसने कोई ऑफेंस की है उसको हम लोग एक तरह से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके संज्ञान में ला रहे हैं, उसके नोटिस में ला रहे हैं कि आपके खिलाफ ये आरोप है। दूसरा है इट इनेबल्स द अक्यूज टू हैव क्लियर आइडिया अबाउट द एलिगेशंस। अक्यूज को एक बार जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये मेरे ऊपर ऑफेंस आरोप डाले गए हैं और फिर वो उसी तरह से ही कैन प्रोसीड टू प्रिपेयर हिज डिफेंस। तो उसी तरह से वो उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये ऑफेंस मेरे ऊपर डाली गई है, एलिज की गई है कि दैट आई हैव कमिटेड। तीसरा ऑब्जेक्ट है इट सेपरेट्स द स्टेज ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम द स्टेज ऑफ ट्रायल। तो इंक्वायरी की स्टेज को चार्ज जो है ट्रायल की स्टेज से सेपरेट करता है। इंक्वायरी की स्टेज तब तक रहती है जब तक चार्ज नहीं बना, जैसे ही चार्ज बन जाता है तो वहाँ से ट्रायल की स्टेज शुरू हो जाती है। तो ये हम लोग ने समझ लिया कि 2B defines the term charge but it is merely an inclusive definition, it does not tell us about the meaning of charge। मीनिंग क्या है कि इट इज प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट द पर्सन हु इज एलिज्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। फिर हम लोग ने ऑब्जेक्ट देख लिया कि नोटिस या इंटीमेशन दे रहे हैं अक्यूज्ड को सो दैट ही कैन प्रिपेयर हिज डिफेंस, ही मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द एलिगेशंस। और लास्ट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिमिनल स्टेप है विच सेपरेट्स द स्टेज ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम ट्रायल। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कंटेंट्स ऑफ चार्ज। सेक्शन 211 में लिखा हुआ है कंटेंट्स ऑफ चार्ज क्या होगा, मतलब चार्ज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। 7 कंटेंट्स दिए हुए हैं जो एक चार्ज में होने चाहिए। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह से चार्ज फ्रेम किया जाता है। ये उसका फॉर्म जो दिया हुआ है वो सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है। फॉर्म 32 हम लोग देखें तो उसका पूरा दिया हुआ है कि किस तरह से चार्ज को फ्रेम करना है। अब हम लोग कंटेंट्स ऑफ चार्ज देखते हैं तो 7 चीज़ें हैं जो चार्ज में होनी चाहिए। पहला कि ऑफेंस विद विच अ पर्सन इज चार्ज वो मेंशन होना चाहिए। दूसरा नेम ऑफ ऑफेंस लिखेंगे, अगर उस ऑफेंस का कोई पर्टिकुलर नेम है, फॉर एग्जांपल मर्डर है तो वो हम लोग मर्डर वहाँ मेंशन करेंगे या थेफ्ट मेंशन करेंगे। तीसरा
डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, तो अगर किसी ऑफेंस का कोई पर्टिकुलर नाम दिया गया है, जैसे मर्डर का नाम दिया गया है तो वो मेंशन कर देंगे, या फिर कोई ऐसी ऑफेंस है जिसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है तो उसकी डेफिनेशन हम लोग मेंशन कर देंगे। जैसे कि यहाँ का एग्जांपल दिया हुआ है सेक्शन 184। सेक्शन 184 होता है ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बट दैट मच ऑफ द डेफिनेशन विच अप्लाइज टू द ऑफेंस चार्ज, वो डेफिनेशन मेंशन कर देंगे। तो अगर कोई पर्टिकुलर नाम है तो नाम देखेंगे, अगर पर्टिकुलर नाम नहीं है तो डेफिनेशन मेंशन कर देंगे। तो नेक्स्ट है लॉ एंड द सेक्शन ऑफ लॉ, तो जिस लॉ के अंदर वो ऑफेंस आ रही है वो मेंशन करेंगे और सेक्शन मेंशन कर देंगे। जैसे कि आईपीसी लिख देंगे, सेक्शन 300 लिख दिया, मर्डर का है। नेक्स्ट है फैक्ट ऑफ फ्रेमिंग द चार्ज मीन्स दैट ऑल एसेंशियल्स टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस वर फुलफिल्ड। मतलब अगर हम लोग ने चार्ज बना दिया है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस पे, तो इसका मतलब है कि उस ऑफेंस के जितने भी एसेंशियल्स थे वो फुलफिल हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने थेफ्ट के लिए चार्ज कर दिया है किसी पर्सन को, तो थेफ्ट के जो भी एसेंशियल्स है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी थी, मूव कर दिया, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, ये सारे एसेंशियल फुलफिल हो रहे होंगे, तभी हम लोगों ने थेफ्ट का चार्ज बनाया है यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम लोग ने मर्डर से चार्ज किया है पर्सन को, तो सेक्शन 299 के कोई एसेंशियल फुलफिल हो रहा होगा, सेक्शन 300 लग रहा होगा, ये भी उस पर दिखाता है कि कोई एक्सेप्शन में नहीं फॉल कर रहा है केस, तो ये मतलब है यहाँ पर। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, द चार्ज मस्ट बी फ्रेम्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट कहाँ डिस्कस है, सेक्शन 272 देख ले सीआरपीसी के, तो वहाँ दिया है कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन क्या थी, क्या टाइम, डेट, प्लेस, तो वो सबके पर्टिकुलर्स भी यहाँ पर चार्ज में डाले जा सकते हैं। तो ये हो गया कंटेंट्स ऑफ चार्ज। ऑफेंस मेंशन करना है, नेम ऑफ ऑफेंस लिखना है, अगर कोई पर्टिकुलर नेम है, अगर कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है तो उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, किस लॉ के अंतर्गत, किस सेक्शन के अंतर्गत वो है, ये भी मेंशन करना है। अगर हम लोग ने चार्ज बनाया है, इसका मतलब उस ऑफेंस के सारे एसेंशियल फुलफिल हो रहे होंगे, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया कंटेंट्स ऑफ चार्ज की चार्ज में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं पर्टिकुलर्स एज टू डेट, टाइम एंड प्लेस। सेक्शन 211 से रिलेटेड केस देखते हैं। इन द केस ऑफ कोर्ट इन इट्स मोशन वर्सेस शंकरू, 1982 का ये केस है। कोर्ट हेल्ड दैट mere mentioning of the section under which the accused is charged without mentioning the substance of the charge amounts to a serious breach of procedure। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सेक्शन लिख देना और ये ना मेंशन करना कि क्या सब्सटेंस है, क्या मटेरियल है, किस चीज़ से उसको चार्ज कर दिया गया है, वो सब ना बताने पर अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ प्रोसीजर, ये माना जाएगा कि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। सेक्शन 212 विच टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो चार्ज में हम लोग कब और किस तरह से मेंशन करेंगे द पर्टिकुलर्स अबाउट द टाइम ऑफ ऑफेंस और द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड और द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस वाज कमिटेड। तो ये किस तरह से मेंशन होगा, 212 में लिखा हुआ है कि ऐसे पर्टिकुलर्स मेंशन करेंगे विच आर रीजनेबली सफिशिएंट टू गिव अक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर। तो हम लोग उतना ही मेंशन करेंगे जिससे अक्यूज्ड को नोटिस मिल जाए, अक्यूज्ड के नॉलेज में आ जाए कि हाँ किस मैटर की बात हो रही है। तो उतना पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन मेंशन हम लोग को करना ज़रूरी है, जिससे अक्यूज्ड को हाँ पता चल जाए कि किस मैटर के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, इफ द पर्सन इज चार्ज विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या मनी, तो अगर इन दोनों ऑफेंस से चार्ज किया गया है पर्सन को, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, तो क्या क्या मेंशन करेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्रॉस सम मेंशन कर देंगे कि कितने का हम लोग को पैसा गया है, तो वो ग्रॉस मेंशन कर लेंगे, एग्जैक्ट सम मेंशन करने की जरूरत नहीं, तो लमसम अमाउंट मेंशन कर दिया जाएगा। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के लिए हुआ है, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी को भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी को, और डेट्स भी मेंशन करेंगे कि किस डेट से किस डेट के बीच में हुआ होगा। एग्जैक्ट डेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच में ऐसे लिख दिया कि इस डेट्स में, इस महीने से लेकर इस महीने के बीच में ऑफेंसेस की गई। अगर एक से ज़्यादा है तो एग्जैक्ट डेट, ग्रॉस सम बस मेंशन करेंगे, एग्जैक्ट सम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि
द डेट्स बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफेंस शुड नॉट एक्सीड 1 ईयर। इसका मतलब 1 साल के अंदर ही अंदर होनी चाहिए ऑफेंस। तो ये हम लोगों ने देख लिया पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, कब कब मेंशन करेंगे, सो एज टू गिव रीजनेबल नोटिस अबाउट द मैटर टू द अक्यूज्ड। सीबीटी या फिर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन अगर हुआ है तो हम लोग को ग्रॉस सम मेंशन करना है, डेट्स मेंशन कर देते हैं, देयर इज नो नीड टू मेंशन एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट सम, और प्रॉपर्टी को भी डिस्क्राइब करना है। सेक्शन 212 यानी कि पर्टिकुलर्स से रिलेटेड केस देखते हैं। इन द केस ऑफ रणछोड़ लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1964 का ये केस है। It was held that failure to mention the particulars precisely due to the nature of the information may not invalidate the proceedings. तो अगर किसी कारणवश पर्टिकुलर्स मेंशन नहीं किया गया है तो प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट नहीं हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं 213। लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 213। सेक्शन 213 बात करता है मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। तो चार्ज में कब हम लोग ये मेंशन करेंगे कि किस ढंग से, किस मैनर से ऑफेंस कमिट करी गई थी। व्हेन द नेचर ऑफ द केस इज सच दैट द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड अंडर सेक्शन 211 and 212 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, then the charge shall contain such particulars of how the alleged offence is committed as will be sufficient for that purpose. तो 213 कहता है कि अगर 211 और 212 के पर्टिकुलर्स से अक्यूज्ड को नहीं पता चलता है कि किस मैटर की बात हो रही है तो मैनर ऑफ द ऑफेंस मस्ट ऑल्सो बी मैंशन्ड। तो ये हमेशा नहीं मेंशन करा जाएगा, कुछ कुछ ऑफेंसेस में ये बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर चीटिंग हुई है तो ये बताया जाएगा चार्ज में कि किस तरह से चीटिंग की गई है, या ऑफेंस है ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस तो वो मेंशन करा जाएगा कि क्या फॉल्स एविडेंस उसने दिया था। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ एरर इन फ्रेमिंग चार्ज। तो अगर चार्ज बनाने में कोई एरर हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो कैसे डील किया जाएगा, उसका क्या प्रभाव होगा, ये 2 सेक्शंस में डिस्कस किया गया है 215 में, एंड इट शुड बी रेड विद 464 चैप्टर 35 में दिया गया है। इररेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है ये चैप्टर। 464 स्पेसिफिक सेक्शन है जो इसी चीज़ से डील करता है कि अगर चार्ज बनाने में कोई एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी होगी तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो ये दोनों सेक्शन हम लोग कॉन्जॉइंटली रीड करते हैं। 215 देखते हैं तो 215 में कहा गया है कि कोई भी एरर, मिस्टेक या ओमिशन होता है अगर इन स्टेटिंग ऑफेंस या फिर इट्स पर्टिकुलर, इट शैल नॉट बी मटीरियल अनलेस अक्यूज्ड वाज मिसलेड और देयर हैज़ बीन फेलियर ऑफ जस्टिस। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर ऑफेंस को स्टेट करने में कि कौन सी ऑफेंस हुई थी या फिर उसके पर्टिकुलर्स को स्टेट करने में, पर्टिकुलर्स मतलब कि किस समय हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, क्या डेट थी, क्या प्लेस थी, ये सब स्टेट करने में अगर कोई गलती हो जाती है, कोई एरर या ओमिशन हो जाता है, वो छूट जाता है स्टेट करने में, तो इट शैल नॉट बी मटीरियल। इट शैल नॉट बी मटीरियल मतलब प्रोसीडिंग वैसे ही चलती रहेगी, ये प्रोसीडिंग को इनवैलिडेट नहीं कर देगा। बट अगर अक्यूज्ड इन सब चीज़ों से मिसलीड हो जाता है, अगर अक्यूज्ड को दिक्कत होती है इन सब चीज़ों से, या देयर हैज़ बीन अ फेलियर ऑफ जस्टिस, तब प्रोसीडिंग इनवैलिड हो जाएगी जस्ट बिकॉज देयर वाज एन एरर और ओमिशन इन फ्रेमिंग चार्ज। तो जनरल रूल है कि अगर कोई भी चार्ज बनाने में एरर और ओमिशन हुआ था तो इट विल नॉट बी मटीरियल, प्रोसीडिंग वैसे ही चलती रहेगी, कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ट्रायल पर। बट अगर अक्यूज वॉज मिसलेड इन हिज डिफेंस और देयर हैज़ बीन अ फेलियर ऑफ जस्टिस, कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर दिक्कत होगी अक्यूज को और यहाँ इट हैज़ ओकेजन फेलियर ऑफ जस्टिस, तो कोर्ट विल इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग। ये 215 की बात हो गई। हम लोग इसमें रिलेटेड केसेस भी देखेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ भी समझते हैं। सेक्शन 215 टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ एरर। इससे रिलेटेड पहला केस है विली स्लेनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। 1956 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि द ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज इज टू गिव अक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू द अक्यूज्ड एंड ही इज नॉट प्रेजुडिस्ड because of the charges, that the accused cannot succeed merely by showing that the charges framed were defective. तो अगर accused को पूरी तरह से information दे दी गई है कि क्या उन पर आरोप लगे हैं and he is not prejudiced in any manner, तो वो ये प्ली नहीं ले सकते कि charges जो फ्रेम किए गए थे वो डिफेक्टिव थे। नेक्स्ट केस है
वीनू भाई रणछोड़ पटेल वर्सेस राजीव भाई दौड़ा भाई पटेल 2018 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट एरेनियस, इर्रेगुलर और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक चार्ज डज नॉट रेंडर द कन्विक्शन इनवैलिड अनलेस द फेलियर ऑफ जस्टिस हैज़ ओकेजन्ड। तो जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता है तब तक ट्रायल विल प्रोसीड एज इट इज़ और एरेनियस, इरेगुलर और ओमिशन ऑफ चार्ज से कोई भी प्रभाव ट्रायल पर नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ एरर से रिलेटेड हम लोग दो इलस्ट्रेशन देखते हैं जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन डी एंड ई। इलस्ट्रेशन डी में कहा गया है कि ए को चार्ज किया गया विद द मर्डर ऑफ खुदा बख्श और डेट थी 21 जनवरी 1882 को, बट असल में मर्डर जो जिनका हुआ था उनका नाम हैदर बख्श था और वो 20 जनवरी को हुआ था। जब ट्रायल चलता है तो सिर्फ एक ही मर्डर से उनको चार्ज किया जाता है और कोर्ट वहाँ पर उनको हैदर बख्श के मर्डर के लिए ही ट्राई करती है। तो मेयरली बिकॉज चार्ज में गलत नाम या डेट लिखा हुआ था उससे ये पता चलता है कि अक्यूज्ड वाज नॉट मिसलेड और फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है। इसी वजह से गलत चार्जेस के वजह से ट्रायल वैसे ही चलता रहेगा, इट विल नॉट बी इनवैलिडेटेड। इलस्ट्रेशन ई हम लोग देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें ए को चार्ज करा गया पहला मर्डर ऑफ हैदर बख्श ऑन 20 जनवरी एंड विद द मर्डर ऑफ खुदा बख्श ऑन 21 जनवरी। जब उसको मर्डर के लिए चार्ज करा गया हैदर बख्श का तो ट्रायल खुदा बख्श वाला चला और विटनेस जो प्रेजेंट थे वहाँ पर वो हैदर बख्श के केस के थे। तो चार्ज आपका बना था हैदर बख्श का, ट्रायल चल रहा था खुदा बख्श वाला, विटनेस भी हैदर बख्श वाले थे। तो यहाँ पर कोर्ट ने माना कि ए वॉज मिसलेड एंड द एरर वॉज मटीरियल, इस वजह से यहाँ पर द ट्रायल वॉज इनवैलिड, यहाँ कोर्ट मानेगी। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट सेक्शन 464। 464 क्या कहता है पहले हम लोग रीड करते हैं फिर समझेंगे। फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट वोंट बी इनवैलिड merely on the ground of error, omission or irregularity in framing charge। तो 464 में कहा गया है कि अगर कोई competent कोर्ट है, कोर्ट which has jurisdiction, और वो कोई भी सेंटेंस लाती है, ऑर्डर या फिर फाइंडिंग लाती है, बट वहाँ पर कोई एरर, ओमिशन या इरेगुलरिटी हो गई चार्ज फ्रेम करने में, तो वो सेंटेंस, ऑर्डर या फाइंडिंग इनवैलिड नहीं हो जाएगा, ये वैलिड ही रहेगा। जस्ट बिकॉज चार्ज को फ्रेम करने में कोई एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी हो गई है, उससे इस सेंटेंस या ऑर्डर की वैलिडिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा। बट अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ रिवीजन या फिर कन्फर्मेशन, आगे की कोर्टों को लगता है कि इन सब की वजह से जो चार्ज बनाने में गलती हुई थी पहले की कोर्ट के द्वारा, उसके वजह से इफ़ देयर हैज़ बीन अ फेलियर ऑफ जस्टिस, तो कोर्ट ऑफ अपील, कन्फर्मेशन, रिवीजन को अगर लगता है कि इस वजह से जो एरर हो गया था उससे फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो कोर्ट ऑफ अपील, कन्फर्मेशन या रिवीजन के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, अगर उनको पता चला कि ओमिशन हो गया था चार्ज बनाने में, चार्ज बना ही नहीं और उसकी वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो वो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि उसी समय चार्ज बनाए जाए और जैसे ही चार्ज बन जाए तो वहीं से ट्रायल कंटिन्यू हो या फिर प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू की जाए। तो अगर ओमिशन हुआ था तो वो कहेगी कि अगर गलती हो गई थी चार्ज बनाने में तो कहेगी कि आप चार्ज बनाइए फिर से और आगे प्रोसीड करिए। दूसरा है, अगर एरर हो गया था, कोई मिस्टेक हो गई थी चार्ज बनाने में, तो वो कहेगा कि न्यू ट्रायल भी करवा सकते हैं, तो सब कुछ ख़त्म करके फिर से नया ट्रायल करवा सकते हैं। या फिर अगर कोर्ट को लगता है, तीसरा ऑप्शन, कि कोई चार्ज उस केस में बन ही नहीं सकता है, ऐसा केस है कि इसमें कोई वैलिड चार्ज बन ही नहीं रहा है, तो कोर्ट ऑफ अपील, कन्फर्मेशन या रिवीजन कह देगी कि क्वॉश कर देगी कन्विक्शन जो किया गया था पहले की कोर्ट के द्वारा। तो ये 464 में सिंपल कहा गया है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसने कोई सेंटेंस, ऑर्डर या फाइंडिंग लाई, बट उसमें एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी थी चार्ज को फ्रेम करने में, तो इट विल नॉट बी इनवैलिड, दिस सेंटेंस और ऑर्डर विल नॉट बी इनवैलिड merely on the ground that there was an error in framing charge. But if the court of confirmation, appeal or revision thinks that there has been a failure of justice due to this error in framing charge, तो वो कह सकती है अगर ओमिशन था चार्ज फ्रेम करने में तो कहेंगे फिर से चार्ज बनाओ, अगर एरर हो गया था पूरे चार्ज में तो वो कह सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि न्यू ट्रायल करवाया जाए। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 216 एंड 17 विच टॉक्स अबाउट ऑल्टरेशन और एडिशन इन चार्ज।
तो अगर चार्ज में कोई फेरबदल करा जा रहा है या उसमें कोई चीज़ें ऐड की जा रही हैं तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, हाउ विल द ट्रायल प्रोसीड, ये 216 और 217 में भी दिया हुआ है। तो 216 में क्या दिया है, उसमें कहा गया है कि एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट में एट एनी टाइम ऑल्टर और ऑड एट द चार्ज। तो 216 में दिया हुआ है कि एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो सकती है, कैन ऑल्टर द चार्ज और ऐड टू एनी चार्ज। कब करा जा सकता है, तो समय सीमा क्या है कि द चार्ज कैन बी ऑल्टर्ड और एडेड एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। तो जब तक जजमेंट को प्रोनाउंस नहीं किया गया है तब तक कोर्ट चार्ज में एडिशन और ऑल्टरेशन कर सकती है। ये जो एडिशन और ऑल्टरेशन हो रहा है चार्ज में, इट शुड बी रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड। तो ऑल्टर और एडिशन कोई भी कोर्ट कर सकती है एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड एंड सच ऑल्टरेशन एडिशन मस्ट बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड। नेक्स्ट है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अगर ऑल्टरेशन और एडिशन से अक्यूज्ड को और प्रोसिक्यूशन को कोई प्रेजुडिस नहीं हो रहा है, कोई बायसनेस नहीं हो रही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस ऑल्टरेशन और एडिशन से अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन को, देन द कोर्ट विल प्रोसीड विद द ट्रायल। तो वैसा ही ट्रायल चलता रहेगा। मान लिया जाएगा कि ओरिजिनल चार्ज में ही ये चार्ज ऐड हो गया है, कोई फेरबदल नहीं होगा। तो ट्रायल विल प्रोसीड एज इट इज इफ देयर इज नो प्रेजुडिस caused to accused as well as to the prosecution by such alteration. बट अगर कोर्ट को लगता है, if the court is of opinion that accused या prosecution को इस altered या added charge की वजह से कोई prejudice हो रहा है, कोई उनके साथ discrimination हो रहा है, नाइंसाफ़ी कुछ हो रही है, तो the court has two option. कोर्ट में इधर डायरेक्ट न्यू ट्रायल कोर्ट करवा सकते हैं, ये फिर से पूरा ट्रायल नए सिरे से करते हैं, या फिर कोर्ट में एडजॉर्न द ट्रायल फॉर अ टाइम बीइंग और अ पर्टिकुलर पीरियड। तो कोर्ट या फिर न्यू ट्रायल के लिए कह सकती है इफ़ देयर इज प्रेजुडिस कॉज टू द अक्यूज्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन बाय दिस ऑल्टरेशन एडिशन, नया ट्रायल करवा लीजिए, या फिर स्थगित कर सकती है ट्रायल को फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये हो गया 216। 217 में कहा गया है कि अगर ये ऑल्टरेशन और एडिशन ऑफ चार्ज हुआ है तो कोर्ट शैल allow the prosecution or the accused to call further witnesses or re-examine or re-summon the witnesses. तो 217 में कहा गया है recall of witnesses when charge is altered or added. अगर उसमें नए चार्ज ऐड हुए हैं या कुछ ऑल्टरेशन हुआ है तो कोर्ट शैल अलाउ, मैंडेटरी है यहाँ पर, कोर्ट अलाउ कर सकती है अक्यूज्ड वालों को या फिर प्रोसिक्यूशन को कि आप जो विटनेसेस ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं उनको रिकॉल कर लीजिए, रीसमन करवा लीजिए और उनको फिर से एग्जामिन करवा सकती हैं इन रिस्पेक्ट टू सच ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज। पर अगर कोर्ट को लगता है कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस फिर से विटनेस को इसलिए बुला रहे हैं कि वो डिफीट कर सकते हैं ट्रायल को या फिर टाइम वेस्ट कर सके कोर्ट का, तो कोर्ट डिनाई भी कर सकती है। कोर्ट कैन ऑल्सो अलाउ देम टू कॉल फर्दर विटनेसेस। तो इस ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज के लिए वो फर्दर विटनेसेस को भी बुला सकते हैं। तो ये हम लोग देखा 216 और 217। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग ने पढ़ा चार्ज के बारे में, कंटेंट्स, पर्टिकुलर्स, मैनर और इफेक्ट ऑफ एरर एंड ऑल्टरेशन एंड एडिशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जॉइंडर ऑफ चार्ज फ्रॉम सेक्शन 218 टू 224। Thank you so much for watching and I will see you in next class with another topic related to law.